सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के 5th चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? दैट इज़ सेल। सेल के बारे में बात करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे एंड कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो मेजर टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है सेल, सेल की थ्योरी दैट इज सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कैसा दिखता है हमारा सेल ना, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेली होती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शन ऑफ सेल एज अ होल और द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन अ सेल, एंड देन पार्ट्स ऑफ सेल दैट इज सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे कुछ टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल से। अब सेल है क्या? तो जैसे आपका घर बन रहा होता है, ठीक है, तो घर बनता है, तो जब घर बन रहा होता है तो कैसा दिखता है, कुछ है मतलब बनने के बाद ड्राइंग को देखते हैं, ठीक है, थोड़ी बेकार ही है बट देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देख के हम कह सकते हैं ये घर है। तो घर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? घर की सबसे छोटी यूनिट है ईंट, ब्रिक, है ना, तो वो सबसे छोटी यूनिट है। तो जब हम किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है, किससे मिलकर वो बना है, किसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कौन सी उसकी फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो जो सेल है, लिविंग बीइंग्स जो हैं, सेल जो है लिविंग बीइंग की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा लिविंग बीइंग डेवलप हुआ है। एक सेल था, एक सेल से दो सेल, दो सेल से टिश्यूज बन गए, टिश्यूज से ऑर्गन बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गए, पूरा पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया। तो वो किससे मिलकर बनाए, लेकिन फाइनली मतलब बेसिक क्या है उसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट इज सेल। दैट इज वाई सेल इज नेम्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट बोला जाता है। किसने फाइंड आउट किया? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने, जो आपकी बाग होती है ट्री की, वहां से एक्सट्रैक्शन किया एंड उसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने बोला कि इसको सेल बोला। सेल का बेसिक मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट। तो उनको जो सेल दिखाई दिया वो कुछ ऐसा कंपार्टमेंट जैसा कुछ दिखाई दिया कि वहां पे कुछ खांचे बने हुए हैं, तो उन्होंने उसको सेल बोल दिया, ठीक है। तो सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो ये हैं वो हमारे भाई साहब जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, रॉबर्ट हुक। नाउ वी टॉक अबाउट सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि सेल जो है एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हर एक लिविंग बीइंग की, चाहे वो हम इंसान हो दैट इज ह्यूमन बीइंग्स, चाहे हम हैन की बात कर लें, चाहे हम वेल की बात कर लें, चाहे हम टाइगर की बात कर लें, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी सेल से मिलकर बने हैं। कोई सिंगल सेलुलर है तो एक सेल है जो वहां पे सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई मल्टी सेलुलर है, कई सारे हजार करोड़ों सेल से मिलकर बना है, तो वहां पे हर एक सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एंड आपस में मिलकर जो टिश्यूज बनाए वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन बना दिए वो ऑर्गन अपना सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या है कि सारे के सारे के ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं एंड एक जो सेल होता है वो पुराने किसी सेल से मिलकर आगे बना है। यस, तो जो कोई भी एक सेल है वो पुराने किसी सेल से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म है, ओवा है, वो आपस में फर्टिलाइज हुए तो नया एक इंडिविजुअल है, वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, बेबी का बर्थ हुआ। तो स्पर्म तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था एक मेल की बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर एक ओवा पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। तो दोनों सेल जब आपस में मिले तो एक नया सेल बन गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इसको ऐसे समझो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, खाना भी वही खा रहा है, पचा भी वही रहा है, रिप्रोडक्शन भी वही कर रहा है, जैसे अमीबा, ठीक है। एंड मल्टी सेलुलर यानी कि हमारे अंदर हर एक काम को करने के लिए डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। तो वहां पे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए कि सेल प्रेजेंट हैं, सेल्स आपस में मिल गए तो उन्होंने एक टिश्यू बना दिया जिसने एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर दिया। अब हार्ट की मसल एक अलग तरीके की मसल है ना, हमारे पैरों की मसल जो है वो अलग तरीके की मसल्स है। तो वहां पे इस तरीके से डिवीजन होता चला गया। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल कंबाइन होते हैं डिफरेंट तरीके के ऑर्गन टिश्यूज को बनाने के, एंड वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पे परफॉर्म होते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपके सिंगल सेल से बने हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलके बने हैं। नाम से पता चल रहा है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। सेकंड जो भी बात करी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शन खुद परफॉर्म करेगा,
ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक एक्टिविटी करेगा, कुछ मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, यानी कि एक काम जो है एक ही सेल कर रहा है, उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से है। यूनिसेलुलर में वही ऑर्गेनिज्म है जो खाना भी खाएगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, सारे काम करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। अदर सेल्स आर सोमैटिक सेल्स जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जर्म सेल जो है रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। जो इंडिविजुअल है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनका लाइफ स्पेन कम होगा, मल्टी सेलुलर का लाइफ स्पेन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। Now if we talk about structure and function of cell, each organism in the system performs different function. Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation and absorption. मान लो हमारे पास क्या है, स्टमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो हर एक जो ऑर्गन है वो एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वैसे ही जैसे हम एनिमल्स के अंदर हो रहा है, सेम प्रोसेस क्या है प्लांट्स के अंदर भी है। रूट्स क्या काम कर रही हैं, एब्जॉर्प्शन का काम कर रही हैं, मिनरल एंड वाटर का। लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन है किससे मिलकर बने हैं, टिश्यू से। ये जो टिश्यूज हैं ये सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। तो पहले हम सेल को समझते हैं, ठीक है। हमने बात करी कि भाई सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई हम पहले सेल के बारे में बात करेंगे। अब सेल के बारे में क्या बात करी जाए, पहली बात साइज के बारे में बात करते हैं। तो साइज कैसा भी हो सकता है सेल का, बहुत छोटा भी हो सकता है, ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है उन्हें देखने के लिए। तो बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा है लेकिन वो है तो सिंगल सेल। या फिर आप बात कर लो हेन की जो एग है, हेन का जो एग है वो भी बहुत बड़ा है, तो आप उसको सिग्निफिकेंटली देख पा रहे हो। लेकिन क्या आप बैक्टीरिया को देख पा रहे हो, क्या आप वायरस को देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे। तो क्या है, साइज वेरी करता है, शेप भी वेरी करती है। जैसे यहां पे देखियो आरबीसी क्या है, स्फेरिकली, जो आरबीसी है थोड़ी सी स्फेरिकल शेप में है। मसल सेल कैसे हैं, इस तरीके से हैं, स्ट्रेटेड हैं, लंबे लंबे हैं। नर्व सेल कैसे हैं, आपके इस तरीके से हैं कि बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ये अभी इसका यहीं पे स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये नीचे इसका एक और स्ट्रक्चर, तो काफी लंबा सेल हो गया आपका जो नर्व सेल है। पैरामीशियम कैसा दिखता है, जैसे आपकी स्लीपर्स होती हैं, चप्पल जो होती हैं, चप्पल जैसा दिखता है। अमीबा कैसा दिखता है, बहुत अजीब सी आड़ी, आप कुछ भी ड्रॉ कर दो तो ये आपका अमीबा बन गया, ठीक है। तो शेप में वेरी करते हैं, साइज में वेरी करते हैं, नंबर में वेरी करते हैं। नंबर कैसे, कोई सिंगल सेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है, तो नंबर्स के अंदर वेरी कर गए। तो ये वेरिएशन देखने को मिलते हैं एक सेल के अंदर। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स की, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रिमिटिव सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स, ठीक है। दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को परफॉर्म करने के काम आते हैं। 3 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल दैट बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंस। 3 बेसिक स्ट्रक्चर आपके जो भी हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपका न्यूक्लियस है, ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के आसपास। तो ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का सेल हो जाता है। Nuclear material of a prokaryotic cell consists of a single chromosome which is in direct contact with cytoplasm. तो अलग से कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वहीं पर पड़ा हुआ है। अब आपके घर में आपके अलग अलग रूम है, तो रूम के अंदर एक रूम के अंदर आपने कुछ सामान रख दिया, एक रूम के अंदर कुछ सामान रख दिया, तो समझ में आता है। अब आपने सिर्फ एक बाउंड्री बना दी, ठीक है। अब वो बाउंड्री बना दी और बाउंड्री के अंदर आपने कोई कंपार्टमेंट नहीं बनाए। अब यहीं पे आपने अपने अलमीरा के कपड़े भी रख रखे हैं, यहीं पे वॉशरूम का सामान भी रख रखा है, यहीं पे बाथरूम का सामान भी है, यहीं पे किचन का आइटम भी है, यहीं पे आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी आइटम है, यहीं पे स्टोर रूम का सामान रख दिया, यहीं पे लगेज का सामान। तो अब देख रहे हो खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या हो रहा है। तो वहां पे आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हो चीज के, एक बार कोई चीज कहीं चली गई तो आपको मिलेगी नहीं, है ना। तो वैसे ही समझो प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या हो रहा है कि डिफरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो वहीं पे सब कुछ पड़ा हुआ है।
तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्रिमिटिव कह दिया कि भाई अभी इनकम्प्लीट है, इसमें डेवलपमेंट होने के यहाँ पे चांसेस हो सकते थे, इसको और ज़्यादा ग्रो करना चाहिए था, तो हमने इसको प्रिमिटिव कह दिया। एंड इसके एग्जाम्पल हैं आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अब यूकैरियोटिक यानी कि वो सेल जिनके अंदर एडवांस हैं, जो बेसिकली एडवांस हैं, कंप्लीट हैं, और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोल दिया हमने, यूकैरियोटिक सेल्स। यानी कि यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल तो प्रेजेंट है ही, लेकिन वहां पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम है, आपके क्रोमोसोम्स जहां पे प्रेजेंट है, तो उसके आसपास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो वो क्या कर रहा है कि बाकी एनवायरनमेंट से, सेल के एनवायरनमेंट से उसको थोड़ा सा अलग रख रहा है। सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है तो इनको यूकैरियोटिक सेल बोल दिया। सच सेल्स आर फाउंड इन, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जा सकते हैं, मल्टीसेलुलर प्लांट्स में पाए जा सकते हैं, एनिमल्स के अंदर तो है ही, ठीक है। कंटेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म विद राइबोसोम एंड सेलुलर ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने, अब ये देखो कितना स्ट्रक्चर सा सेल दिख रहा है ना यूकैरियोटिक। देखो न्यूक्लियस है अंदर की तरफ, तो उसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो बहुत सारी दिख रहा है कि सारी चीजें कंपार्टमेंट में बड़े अच्छे तरीके से लगाई गई हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सेल वॉल है जो कि कुछ यूकैरियोट्स यानी कि प्लांट सेल में होती है, कैप्सूल, फ्लैजेला, राइबोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर अब यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है जीवन में, तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, अब इनका एक डिफरेंस देखते हैं कि बहुत छोटे हैं, यूकैरियोटिक साइज में कंपैरेटिवली बड़े हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियर इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस इज द की फीचर। अगर हमें इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस लिखना है, तो हम ये पॉइंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है भैया, एंड यूकैरियोटिक में क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग, यानी कि सिर्फ एक सेल है, वहां से कोई बड निकल आया, वो बड टूट गया, नया ऑर्गेनिज्म बन गया। और दूसरा क्या हुआ कि आपका अमीबा है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि उसने अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लिया, तो एक सेल तो वो था ही, एक उसने नया बना दिया, तो अब दो सेल बन गए। तो इस तरीके से वहां पे सेल डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा एंड दोनों पोल्स पे जाएंगे, डिवीजन होगा, जो कि हम आगे देखेंगे। तो सेल डिवीजन अकर बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियस का साइज जो है इज लार्जर इन साइज, वेयर न्यूक्लियोइड इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। न्यूक्लियस हैज अ कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप की एक कवरिंग होती है, न्यूक्लियोइड पे कोई ऐसी कवरिंग नहीं होती। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है न्यूक्लियोइड के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस जो है डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू 2 और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिफरेंस हैं। ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेलीज में क्या डिफरेंस है, ऑर्गन वो हैं जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जा सकते हैं, और ऑर्गेनेली जो है यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, ठीक है। ऑर्गन्स आर लार्ज साइज और मैक्रोस्कोपिक, वेयरएज ऑर्गेनेलीज आर माइक्रोस्कोपिक। ऑर्गन्स मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनेली मोस्टली इंटरनल होंगी क्योंकि ये इंट्रासेलुलर होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, तो वहां पर ये हो गया। ऑर्गन क्या है, फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ सेल एंड सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनेली, यानी कि ऑर्गेनेली से सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। वेयरएज ऑर्गेनेली आर मेड अप ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑर्गेनेलीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं टू प्रोड्यूस द सेल, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं। नो मैटर कि आपका सेल शेप, साइज, एक्टिविटी में वेरी कर सकता है, मेजर फंक्शंस उनके डिफरेंस हो सकते हैं, बट सबके अंदर तीन चीजें कॉमन होंगी। वन इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है, तो यहाँ पे हम लोग सेल वॉल
के बारे में बात करेंगे प्लांट सेल में, अदरवाइज हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉमन। सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। तो ये तीन चीजें हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये कॉमन होगा। तो जो आउटर बाउंड्री होती है सेल की इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। वेरियस सेलुलर और सेल ऑर्गेनेलिज एंड इंक्लूजन्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो सारी चीजें यानी क्या हो गया, बाहर सबसे बाहर क्या हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, हाँ सबसे बाहर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, अंदर आपका साइटोप्लाज्म हो गया और उसके अंदर आपकी सारी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। एनवेलप होता है जो कि पूरे सेल को कवर करके रखता है, एंड ये ही वो पार्ट है सेल का जो सेल को इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, यानी कि सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिफरेंशिएट करके रखता है, मतलब एक बाउंड्री क्रिएट करता है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज सेल में बाहर से अंदर आएगी और कौन सी चीज सेल में रहेगी, आएगी नहीं आएगी, सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल क्या होता है, परमिएबल वो होता है कि हाँ चीजें अंदर बाहर हो रही हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है, यानी कि ये डिसाइड करेगा कि भाई क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक मॉडल है, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है एंड वहां पे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको समझाया गया है। आपके में इतना डीपली नहीं है, बट फिर भी इसको अगर थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करें तो ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन चीजों से मिलकर बना है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। These components can flow freely and fluidly inside the plasma membrane। आराम से बह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड क्या है, ठीक है, इट इज अ लिपिड मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। इट क्रिएट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउ द फ्लो ऑफ ओनली सर्टेन मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये ही वो कारण है, फॉस्फोलिपिड ही कारण है जिसकी वजह से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल बिहेव कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है जो लिपिड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एंड प्रोटीन प्रेजेंट है जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं सेल के अंदर। हाउ कैन सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो अब पहली दो ही चीजें, हमारा सेल ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आज बर्फी भी खा रहा है, कल हमारे सेल को भैया कुरकुरे चाहिए, परसों हमारे सेल को माउंटेन ड्यू चाहिए, ऐसी चीजें नहीं है। तो सेल में दो ही चीजों का वो हो सकता है ट्रांसफर, क्या, गैस और लिक्विड। गैस कैसे होगी, तो गैस को एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे बहुत पर्याप्त मात्रा में चीजें उपलब्ध हैं वो चीजें उस तरफ जाती हैं जहां पे चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि कमी है चीजों की, ठीक है। तो हमें हमेशा दान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, भाई हमारे पास है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी हेल्प भी तो करनी है। तो मैं कौन हो गया, मेरे पास हाई कंसंट्रेशन में पैसा पड़ा हुआ है, जिसको जरूरत है उसको देना है, तो उसके पास नहीं है तो देना है, तो हमें ये बैलेंस मेंटेन करना है। तो इसी तरीके से सेल को भी गैस का बैलेंस मेंटेन करना है। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जहां पे हाई कंसंट्रेशन, जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन में ज्यादा मात्रा में चीजें प्रेजेंट होती हैं, गैस प्रेजेंट होती है, और लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इसके लिए किसी भी बैरियर की, किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये अपने आप मूवमेंट होता है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन के थ्रू हमारा जो सेल है इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन जो लिक्विड का ट्रांसफर है उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेम वहां पे भी सेम चीज हो रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड फ्लो करेगा, सिंपल है। लेकिन अब क्या है, वाटर मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन वेयर द कंसंट्रेशन इज लो। लेकिन क्या है, वहां पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एज अ मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है वो सेमी परमिएबल है। तो वहां पे जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जहां पर कोई भी लिक्विड हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा हो, लेकिन वहां पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। जस्ट लाइक डिफ्यूजन, बट वहां पे एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब पहली बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, concentration of water outside the cell is higher than the concentration of water inside the cell. Cell gains the water by the process of osmosis. सिंपल है, यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है,
हमारे सेल के अंदर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा तो पानी जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ जाएगा, तो सेल स्वेल कर जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को बचाने के लिए नेचुरली ये चीज हो सकती है, जब बारिश में मान लो पानी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो आपके प्लांट जो है पानी एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो स्वेल करेंगे तो उनके पास तो वो तो मूव कर नहीं सकते, वो तो अब कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे, एक जगह स्थिर हैं, तो क्या करेंगे, इसी चीज से बचने के लिए हमने सेल को एक सेल वॉल प्रोवाइड कर दी, जो कि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इस तरीके के प्रोसेस से बचा सके। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द सेल, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा होगा आइसोटोनिक, ना तो भैया बाहर ज्यादा पानी की कंसंट्रेशन है, ना ज्यादा हमारे सेल में पानी की कंसंट्रेशन है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो ना पानी इधर आएगा ना उधर जाएगा, इधर आया तो उतना ही उधर जाएगा, यानी कि जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है, तो नो नेट लॉस और गेन। आइसोटोनिक मतलब बराबर है, हमारे सेल जैसा ही है भैया, कुछ अलग नहीं है उसमें। हाइपरटोनिक क्या है कि भैया सेल में तो कंसंट्रेशन है ज्यादा, एनवायरनमेंट में है कम, तो अब क्या किया जाएगा, बेचारा सेल बोला भाला साहब, हमारा सेल क्या काम करेगा, हमारा सेल कहेगा भैया तुम्हारे पास पानी की कमी है, कंसंट्रेशन तुम्हारे पास कम है, तो अपन क्या काम करते हैं, अपन तुम्हें थोड़ा सा दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये वो देना शुरू करेगा, वहां से वाटर का फ्लो शुरू होगा फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल के पास ज्यादा है, एनवायरनमेंट में जिस भी सॉल्यूशन में या एनवायरनमेंट में वो है वहां पे कम है, तो वहां पे पानी का निकलना शुरू होगा, तो वहां पे क्या होगा कि नेट लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा, और जो हमारा सेल है बेचारा सुकुड़ सा जाएगा, पतला दुबला हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रोसेसेस, तीनों सॉल्यूशंस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में हमने बात करी, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है उसी से रिलेटेड है, कि ऑस्मोसिस कैसे होगा, किस तरफ कंसंट्रेशन जाएगी, ये डिपेंड करेगा, किस तरफ फ्लो होगा वाटर का, ये डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा और कम है। एंड ये इस तीन तरीके के ही सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसके बारे में हमने बात करी। नाउ एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड या वाटर या मटेरियल को अंदर ले लेता है सेल के। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे बाहर देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो अब हमारे सेल भैया गए, इन्होंने क्या काम किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसके ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और अंदर ले लिया। ठीक है, वहीं लिक्विड्स के लिए जब बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, एंड जब हम सॉलिड पार्टिकल के बारे में, फूड के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो ये दो प्रोसेस होते हैं। तो एंडोसाइटोसिस क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्स फूड एंड अदर मटेरियल इनसाइड द सेल बाय अ प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज एंडोसाइटोसिस। बात करें प्लाज्मोलाइसिस की, प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच द कंटेंट ऑफ द सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सेल वॉल श्रिंक्स और कॉन्टैक्ट व्हेन अ सेल लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस व्हेन इट इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये एक जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो हमारा सेल जो श्रिंक हो जाता है, तो वो जो है वहां पे क्या बोला जाता है उसको, प्लाज्मोलाइसिस। ये हमने किया, इन तीनों चीज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके अंदर जो ऑस्मोसिस हो रहा है उस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है। तो जैसे हमने अभी वहां पे देखा ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है, तो हमारा प्लांट्स के अंदर सेल वॉल का होने का क्या रीजन है कि भाई पेड़ तो एक जगह खड़ा है ना, ऐसा तो ना पेड़ 5 किलोमीटर भाग के चला गया, नहीं जा सकता, वो उसकी जड़ें वहीं पर हैं, वो चल फिर थोड़ा ना सकता है। तो उसको बचाने के लिए, उसके सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वहां पे नेचर ने सेल वॉल प्रोवाइड करवाई। ठीक है, ताकि सेल को बचाया जा सके टेम्परेचर चेंज से, विंड की स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, इस तरीके के। अगर ऑस्मोसिस ज्यादा हो जाए तो सेल तो फट जाएगा, पेड़ तो मर जाएगा। तो उन सारी चीजों से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए सेल को सेल वॉल प्रोवाइड करी गई। ठीक है, एंड अब सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड से, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेलुलोज से मिलके, सेलुलोज की बनी हुई होती है आपकी सेल वॉल, प्लांट सेल की। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियस, अब भैया न्यूक्लियस बड़ी बढ़िया चीज है, यही है जो जीवन को चला रहा है। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है, यही भैया चला रहे हैं जीवन को। इनको आप ये समझो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को चला रहे हैं। कैसे? न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब भैया जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल जो वो मटेरियल जैसे हम देखते हैं। किसी ने बोला होगा ना, आपकी नाक जो आपके फादर से मिलती है, आपकी आंखें आपकी मम्मी से मिलती हैं। क्यों मिलती हैं?
बिकॉज उनके जीन्स हमारे अंदर आए, वो जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर आया है। तो इसीलिए अब ये जेनेटिक मटेरियल ही सबसे तो इंपॉर्टेंट है। जब एक रिप्रोडक्शन हो रहा होता, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जब स्पर्म जाके ओवा से मिलता है तो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो वहां पे मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड, ठीक है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तभी क्रोमोसोम दिखते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही है जो क्रोमोसोम्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं, यही है जो जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। क्रोमैटिक मटेरियल इज अ थिन थ्रेड लाइक इंटरवेन्ड मासेस ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल कंपोज ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो वो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। डीएनए स्टोर्स ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन। अब ऐसा नहीं है कि बर्थ में काम आ रहा है, फर्टिलाइजेशन पे, ये वो सारी इंफॉर्मेशन भी इसके पास स्टोर हो रखी है। सेल काम कैसे करेगा? अब हार्ट जो है, हार्ट की जो मसल है वो कैसे काम करेगी, कैसे बनेगी, वो इंफॉर्मेशन भी इसी के पास है। तो इसका होना बहुत जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड टू रिप्रोड्यूस द फर्दर सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। बात करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये बेसिकली कहां पे प्रेजेंट होता है? स्ट्रक्चर यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो हमने क्या पढ़ा कि मेनली कहां पे प्रेजेंट है? यूजुअली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, बट उसके अलावा भी एक जगह प्रेजेंट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। एंड जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, मियोसिस, माइटोसिस, तो ये तभी दिखता है, ठीक है, वरना छुपा रहता है अपने घर में, मस्त आराम से रह रहा है। लेकिन भैया जब सेल डिवीजन होगा तब तो बाहर आना पड़ेगा, जब काम करना है तब तो काम के टाइम पे काम ही करेंगे भैया आके। तो अपने क्रोमोसोम भैया आते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जीन्स, जो जैसे हमारे, मैंने कहा ना, आपकी नाक आपके फादर से मिल सकती है, आंखें आपकी मदर से मिल सकती हैं। ये इन्फॉर्मेशन इन्हीं भैया के पास है। इनके पास एक डायरी है जिनके अंदर इन्होंने नोट कर रखा है। ये डायरी क्या है? जीन्स। डायरियों का नाम क्या है? कई सारी जीन्स। उन जीन्स के अंदर सारी कहानी भैया ने इतने सालों से अंदर बैठ के लिखी है। अब जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, जब सेल डिवीजन होंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे और क्रोमोसोम वहां पे अपना एक्ट करना शुरू करेंगे, तो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। तो कहानी वहां पे समझ में आती है कि भैया इतने साल से अंदर बैठ के कर रहे हैं, भैया जीन की इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं कि अच्छा पापा के पास ऐसी जीन है, मम्मी के पास ऐसी जीन है, तो जब फ्यूजन होगा तो कौन सी कैसे वहाँ पे कैरेक्टर देने हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सेल की ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो जब भी हार्ट का कोई सेल जो है वो डेड होगा तो नया सेल कैसा बनाना है, किडनी का सेल बनना है तो कैसा बनना है। तो वो सारी कहानी इनके पास स्टोर है। दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है आपका क्रोमोसोम, डीएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डीएनए क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके क्रोमोसोम का, एंड यही है डीएनए इज द मटेरियल ऑफ जीन। मोस्ट क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स दैट एक्सटेंड आउट फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ डीएनए कॉल्ड सेंट्रोमियर, ठीक है। 2 आर्म होती हैं जो सेंट्रोमियर से एक्सटेंड हो रही होती है, मिडल बॉडी से। सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन गिव्स अ पर्टिकुलर शेप टू क्रोमोसोम ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब ये इस तरीके को शेप दे देता है, ठीक है, क्योंकि बीच से पकड़ा रखा है ना, किसी भी चीज़ को बीच से निकाल दे, दोनों सिरों से छोड़ दो तो कुछ ऐसे ही दिखेगी। तो यहाँ पे इस तरीके का क्रोमोसोम आपका दिखता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस, जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जितना भी है, ठीक है, इसको क्या बोल दिया? इसी के अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, गोल्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आरईआर है, एसईआर है, वो यहीं पे प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, तो यहीं पे सारी चीजें प्रेजेंट है। नाउ साइटोसोल, इट इज अ सॉल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोसोल क्या है? साइटोप्लाज्म का सॉल्यूबल पार्ट। इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस और बैकग्राउंड मटेरियल ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड इज लोकेटेड बिटवीन द सेल ऑर्गेनेली। ये ही चीज सेल ऑर्गेनेली के बीच में प्रेजेंट होती है। इसमें सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर कॉल्ड साइटोस्केलेटन, ये कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है किसको? प्रोटीन फाइबर को, जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं, बट अदरवाइज अपीयर ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रक्चरलेस इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब बहुत छोटे चीजों को देखना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो वहां पे इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखता, बट वैसे ये साइटोस्केलेटन के प्रोटीन फाइबर्स को कंटेन करता है। 90% ऑफ वाटर से मिलकर बना है, ठीक है।
फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच कंटेन ऑल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसका फंक्शन क्या है? अमीनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज, विटामिन, आयंस को स्टोर करना, ठीक है, एक्ट एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स, तो उनको स्टोर करना। साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, सम अमाइनो एसिड, उनको बनाने के का काम कहाँ पे होता है? एट साइटोसोल। लिविंग साइटोप्लाज्म ऑल्सो इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, ठीक है, तो हमेशा मूवमेंट में जो होता है वो भी इसी की वजह से होता है, साइटोसोल की वजह से। अब बात करते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेलीज की। जैसे सेल ऑर्गेनेलीज वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती हैं सेल के अंदर। इट हैज टू सिंथेसाइज सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, हमने बात करी प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। लिपिड सिंथेसिस ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। सिक्रीट प्रोडक्ट्स लाइक हार्मोन, म्यूकस एटसेट्रा, एंजाइम यहीं पे होता है। डाइजेस्ट दो सब्सटेंस विच आर टेकन अप बाय द सेल ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में जो भी अब सेल की ज़रूरत नहीं है उसको हटाने का काम भी यहीं पे होगा। एनर्जी रिलीज करता है, एटीपी बनाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो पहली सेल ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Inside the cell, there exists a membranous network enclosing a fluid-filled lumen which almost fills up intercellular cavity. It is ER at one end. ER is connected to the outer part of the nucleus and at one end plasma membrane. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तरफ से ये न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, एक तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। इंटरसेलुलर कैविटी को यही फिल करता है मोस्टली, ठीक है। फंक्शन क्या है? सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट कर रहा है। पाथवे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यूक्लियर मटेरियल। सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट इन स्मूथ ईआर सिंथेसिस फैट, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है, ठीक है। तो दो हमने सुने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ। इट इज फ्लैटन सैक, इट कंटेन्स फ्लैटन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्न एंड इट मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल। तो ये सिस्टर्नी से बना होता है, ये वेसिकल से बना होता है, एंड ट्यूब्यूल से बना होता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। राइबोसोम में अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन वेयरएज इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होता है, एसईआर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस प्रोटीन वेयर एसईआर इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। It is abundant in exocrine pancreatic cells and antibodies secreting plasma cell. It is abundant in liver and testicular cells synthesizing steroids hormone. भाई वो फैट बनाने के काम में आता है, ठीक है, प्रोटीन बनाने के काम में आता है। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये बैठ के अपना लिपिड बना रहे हैं, स्टेरॉइड बना रहे हैं, तो दोनों के अपने अपने फंक्शन है। अब राइबोसोम जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। इट इज मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो पूरे आपके ये दिख रहा है, ये आपके पूरे के पूरे इस चीज़ को पढ़ता हुआ जाएगा, कहाँ पे कौन सी जीन है, उस जीन के ऊपर कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन डीएनए भैया लेकर आए हैं, डीएनए भैया से एमआरएनए के ऊपर जाके ये पूरा सब यूनिट जाके पढ़ेगा उसको, फिर ये प्रोटीन बनाता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, तो ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, तो भैया को फिर रेस्पेक्ट तो देनी थी, भैया का नाम तो करना था इतिहास में, तो भैया के नाम पे हमने इसका नाम रख दिया गोल्जी अपरेटस। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का एक पूरा सिस्टम है, सिस्टर्नी है, वेसिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। दीज वेसिकल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड कॉल्ड एज सिस्टर्न्स। द पैक एंड डिस्पैच द मटीरियल मेड बाय ईआर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। जो भी ईआर मटीरियल बना रहा है उसको पैक एंड डिस्पैच, ठीक है, इसको वो मान लो तुम, जैसे होता है ना जो डिलीवरी कंपनीज होती हैं, एक डिलीवरी है, ठीक है, एक्सप्रेस वे है, तो वैसी ये कंपनी है ये, तो ये क्या काम करती है? वो बना रहा है, ये उसको पैक भी कर रहा है, डिस्पैच भी कर रहा है। इट स्टोर्स, मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम के फॉर्मेशन में काम आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ऑर्गेनेली।
लाइसोसोम क्या है? दे फॉर्म द वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सेल, है ना, गंध रोधक दस्ता हिंदी के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि ये वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम बनाते हैं सेल का। दे कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एज वेल एज ओल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। व्हेन द सेल गेट डैमेज लाइसोसोम बर्स्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ठीक है, जब भी कोई सेल डैमेज होता है तो क्या करता है, अपने आप को बस्ट कर देता है, पूरे पूरे सेल को जो भी मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। देयरफॉर इनको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी रहती है दिन भर बॉडी के अंदर, खाना चाहिए होता है जब भी हम डाउन फील करते हैं कि अभी एनर्जी की कमी है, थोड़ा सा हम कुछ खा लेते हैं। ठीक है, तो क्या वो एनर्जी कहाँ से आती है, यही भैया हमें दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भैया का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। इनको ऐसे मान लो जैसे मोबाइल के लिए पावर बैंक चाहिए, बॉडी को चलाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। अब पावर बैंक भी क्या है, थोड़े टाइम के बाद चार्ज करना पड़ता है वरना उसका पावर खत्म हो जाता है। वैसे ही है कि इनको भी बाहर से कुछ मटेरियल दोगे तो ये पावर बना सकते हैं अंदर। तो इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। डबल आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और हमने बात करी ना कि डीएनए बन रहा होता है एंड ऑल क्रोमोसोम वाले सेक्शन में। तो अब ये भैया कैसे बना पा रहे हैं एनर्जी, इनके पास खुद का डीएनए एंड खुद के राइबोसोम है। तो भैया के पास स्पेशल फीचर है। क्या फीचर है, जैसे कहते हैं ना इस फोन के अंदर नया एंड्रॉयड वर्जन आया है, तो भैया के पास अपना खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। तो ये भैया का एक्सक्लूसिव फीचर है जो कि बैक्टीरिया एंड आरबीसी के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। दे यूज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टू जनरेट एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हमारे भैया करते हैं। प्लास्टिड, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट होते हैं, और ग्रीन वाले प्लास्टिड्स को हम लोग बोलते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे ऑटोट्रॉपिक जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो खाना बनाते हैं। एंड प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इनकी भी पास एक खुद का फीचर है कि इनके पास भी अपना डीएनए है। तो हमने पढ़ा न्यूक्लियस, देन हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, देन अब हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड जिनके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है। नाउ वी टॉक अबाउट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन एनिमल सेल्स एंड वेरी लार्ज इन प्लांट सेल, अराउंड 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो स्टोरेज सैक होते हैं ये, जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है। प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट एनिमल में छोटे होते हैं, प्लांट में काफ़ी बड़े होते हैं। इन प्लांट वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल एंड ऑल्सो स्टोर सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक। तो रिजिडिटी दे रहा है। ठीक है, सेल वॉल क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। वैक्यूल क्या काम कर रहे हैं, अंदर से रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्टोर कर रहे हैं अमीनो एसिड को, शुगर को, ऑर्गेनिक एसिड्स को। कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो कवरिंग को क्या बोलते हैं इसके, टोनोप्लास्ट। हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस के दौरान कौन बना के रखता है, वैक्यूल। तो ये आपका कुछ प्लांट सेल है, ये आपका एनिमल सेल है। दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्लांट एनिमल सेल जो है स्मॉलर होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। एक्सेप्ट प्रोटोजोआ यूग्लिना, नो एनिमल सेल पोजेसेस प्लास्टिड, मतलब सिर्फ इनको छोड़कर वहाँ पे नहीं है प्लास्टिड, लेकिन सारे प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड आपको देखने को मिलेगी। वैक्यूलर एनिमल सेल्स आर मैनी, स्मॉल एंड टेम्परेरी, वेयरएज इन प्लांट सेल साइज भी बड़ा होगा, परमानेंट होंगे। लार्ज सेंट्रल सेप वैक्यूल, क्योंकि प्रेशर मेंटेन करने का काम यही करेंगे। एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus. Plant cell have many simpler unit of Golgi apparatus called dactosomes. ठीक है, एनिमल सेल हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, प्लांट सेल लैक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो ये कुछ चीजें कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं। तो ये डिफरेंस आपको याद होने चाहिए प्लांट और एनिमल सेल के। तो ये कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 5, जहाँ पे हमने बात करी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, सेल के बारे में, कैसे वो फंक्शनल यूनिट है या फिर कैसे
सेल के ऑर्गेनेलीज काम कर रही हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेली हैं, डीएनए कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर को हमने क्लास 8th में भी देखा सेल के अंदर, अभी हम 9th में भी पढ़ रहे हैं, और आगे हम आने वाली क्लासेस के अंदर भी इसको बहुत डीपली स्टडी करेंगे। और आने 11th एंड 12th के अंदर जब हम मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर क्लासेस ऑल्सो। एंड अभी भी हमने फाइनल एग्जाम देने, तो हमें कम से कम 95% मार्क्स चाहिए, तो इसलिए हमारा एक एक टॉपिक कवर होना चाहिए और हमारा एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ भी आपका डाउट रहता है, या कुछ और गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन गाइडेंस कुछ भी चाहिए, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और यू कैन मेल कि ये चीज़ें चाहिए। आपको जल्दी ही इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। एक बार हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे पहले, देन हम लोग एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, PYQ, MCQ सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।